सो आज हम लोग कुछ सवाल डाउट्स में ले लेते हैं फ्रिक्शन के। तो सबसे पहले नीट वाले बुकलेट का एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। और इसमें बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये करेक्शंस कर लेना। एक चीज मिसिंग है कि देखो ऐसा एक कर्व्ड पाथ है और इसका जो इक्वेशंस दिया है वो y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर मिसिंग है। मोस्टली मुझे पता है ये ऐसा आता है। तो सारे बच्चे अपने नोट बुकलेट में ये कर लिख लो। जैसे अभी तक हम लोग डिस्कस करते थे ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा डिस्कस करते थे। अभी ये कर्व्ड पाथ दे दिया जिसका इक्वेशंस दे दिया। कहा मैक्सिमम हाइट हम कहां तक रख सकते हैं। यहां रखा तो इजिली से रह जाएगा, यहां भी थोड़ा रह जाएगा। ऐसे ऐसे ऊपर करते जाओगे, जैसे जैसे ऊपर करते जा रहे हो बच्चों इसका ना इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। तो किस पॉइंट पे ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा? जिस पॉइंट पे यहाँ का टेंजेंट थीटा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू हो जाए। ये हमने प्रूफ किया था एंगल ऑफ रिपोज। तो जिस पॉइंट पे इंक्लिनेशन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा वहां पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, और उसके और ऊपर जाएगा तब तो स्लाइड ही करेगा। तो हमें वो x निकालना है जिस पॉइंट पे tan थीटा म्यू है। तो इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप विल बी, स्लोप कैसे निकालेंगे? dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है ना? tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये नहीं पता, ये हो सकता है सम कांस्टेंट भी यहाँ हो, बस टाइपिंग मिस्टेक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू, दैट इज 2x इज इक्वल टू म्यू x इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू बाई 2 कितना हो जाएगा? हाउ मच? म्यू इज 0.5। so x आ गया 1/4, तो y कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/16 आ रहा है मैक्सिमम हाइट। अब मुझे ये नहीं पता, मैं तो गेस किया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हो सकता है y इक्वल टू कुछ 0.1 एक्स स्क्वायर हो, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। नेक्स्ट सॉल्व कर रहा हूं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4।
वैल्यूज लिख लेते हैं। m1 इज 5 kg, m2 इज 10 kg और म्यू इज इक्वल टू 0.15। अगर मैं पूछूं कि क्या ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा अगर छोड़ दिया तो कहोगे चेक करते हैं सर कि अगर ये रेस्ट में रखना है तो टेंशन कितना हो जाएगा 5G, टेंशन हो जाएगा 5G। इस पे टेंशन का फोर्स लगेगा 5G, फ्रिक्शन इधर लगेगा। क्या ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर पाएगा? सो फॉर दैट वी विल लुक F max। कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, लेकिन टेंशन कितना है 50 न्यूटन। क्या रेस्ट में रह पाएगा? कहोगे नहीं, तो ये एक्सलेट करेगा। कोई बता सकता है कितना एक्सलेशन होगा इस केस में? तुम लोग लिखो, नोटबुक पे लिखो, इसको लिखो फाइंड द एक्सलेशन। पहले उस सवाल पे आते हैं, पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो F maximum 15, so blocks will not remain at rest, they will accelerate। मैंने इस सवाल में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ दिया कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, देन यू विल से दैट कि सर इसका इक्वेशन, इसका एक्सेलरेशन हमने ए लिया है, इसका भी ए होगा 5G नीचे, T ऊपर। सारे बच्चे कंफर्टेबल हो गए इसमें, और ऐसे लिखने में तो फिर मजा आता है, मन लगता है इसको लिखने में। फिर लिखेंगे T माइनस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 15 F मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 10A, एंड देन ऐड दिस टू, T कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस 15 35 इज इक्वल टू 15A। This implies A is equal to 35 by 15. How much? 7 by 3. प्रथमेश, क्या तुम्हें अपना मिस्टेक समझ में आया? हमने A का वैल्यू निकाल लिया, बट सवाल में ये नहीं पूछा था। सवाल तो ये पूछा था कि इस ब्लॉक पे हम कितना मास मिनिमम रखें M, कि ब्लॉक ना मूव करे। तो हम कहेंगे सर हम इतना रखें यहाँ पे कि यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टेंशन 50 न्यूटन को बैलेंस कर ले। अगर नहीं मूव करा तो T is 50। 50 इज इक्वल टू 5G लिख लेता हूं, 5G इज इक्वल टू F, और मिनिमम की बात करें तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा लेंगे, म्यू इंटू एन हो जाएगा M2 प्लस M इंटू G। So 5 is equal to mu is 0.15, M2 is 10 plus M, है ना? So 5 by 0.15 that is equal to 10 plus M. This implies M is equal to, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100 by 3 minus 10, 70 by 3 kg। क्या आंसर है ये?
तो बच्चों अभी हमने फ्रिक्शंस के डाउट्स भी ले लिए, कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों ने किया होगा, कुछ नहीं हुआ उसका डाउट्स डिस्कस हो गया। कुछ थोड़े से टफ सवाल भी एक दो ले लेते हैं। और तुम लोग एच वर्मा जरूर कंप्लीट करो। तो नेक्स्ट डाउट सेशन जो रहेगा वो एच वर्मा का रहेगा, ठीक है। कुछ सवाल मैं अपने तरीके से और करवा रहा हूं। देखो अभी एक डायग्राम ड्रॉ किया, दो ब्लॉक है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसके बीच में भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों। अब ये सवाल पूछ सकता है कि फाइंड मैक्सिमम एफ सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, या द सेम क्वेश्चन होगा, सेम ऐसे लिखेगा, फाइंड मिनिमम एफ टू मूव द ब्लॉक्स। सो दिस टू विल, इसका आंसर दोनों का सेम ही होगा, ठीक है ना, दोनों अलग नहीं है। जो भी वैल्यू आएगा मैक्सिमम एफ के लिए, तो अगर उससे ज्यादा लगा दोगे तो मूव कर जाएगा, उससे कम लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। वही कर रहा, मिनिमम एफ इतना मूव करने के लिए इतना चाहिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा में खींच लेगा। बोथ आर सेम थिंग। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई मुझे बताएगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपर ब्लॉक पे किधर होगा? इस डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं लेफ्ट और इस डायरेक्शन को कह रहा हूं राइट। सो देवकी बताएगी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैसेज में। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लेफ्ट साइड। प्रथमेश थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तुम्हारा, कभी लेफ्ट कभी राइट, क्या हो रहा है? कंफर्म बताओ प्रथमेश। शरण्या लेफ्ट वर्ड, प्रथमेश राइट। देखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए ना मैं एक मंत्र बताता हूं, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा। कहोगे सर क्या है? जहां भी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है बच्चों, मान लो कि वो सरफेस स्मूथ है, लिख लो, साइड में लिख लो, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ
फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, नीचे लिखो एज्यूम द सरफेस इज स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है ना। फिर दूसरा स्टेप, देन सी द रिलेटिव मोशंस, तो देखो कि रिलेटिव मोशन कैसा होगा। देन सी द रिलेटिव मोशन, और जब रिलेटिव मोशंस पता चल गया, ये ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है तो इस पे पीछे लगेगा। देन डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो अब देखो, इसको स्मूथ मान लिया और मानते हैं रिलेटिव मोशन है, तो इसको अगर इधर पुल कर रहे हैं बच्चों, तो इसको किधर पुल करेंगे, ये किधर जाएगा, इधर। ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, आगे जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि नहीं जाए आगे, तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा F2। तो क्या हो जाएगा आंसर, देवकी ने बहुत सही बताई लेफ्ट, बाकी बच्चों ने भी लेफ्ट बताया। इस पे किधर लगेगा, M1 पे, राइट। ब्लॉक पे, तो सर्टेनली न्यूटन थर्ड लॉ से F2 इधर। अब इस पे देखना है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा, इसलिए इस पे भी F1 इधर लगेगा। कह रहे मैक्सिमम निकालना है कि ये स्लाइड ना करे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम लग रहा होगा, रोक की कोशिश कर रहा होगा रखने का। तो सारे फ्रिक्शन जो लग रहे हैं वो लिमिटिंग लगा देंगे। तो M1 का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं। ये सोचने वाला चैप्टर है। M1 का एफबीडी देखो बच्चों, इधर है F और इधर है F1 प्लस F2। मैं किससे पूछूं, शरण्या से पूछूंगा। शरण्या जवाब देना कि ये F1 को 0.5 इंटू, यस शरण्या बोलो। 0.5 9G। कितना, 9G। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, 9G। यही मुझे चाहिए था आंसर, 9G। बिकॉज 5G नहीं, यहाँ का नॉर्मल 9G। ये कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैं 2-3 बार तुम्हें बता चुका हूं। प्लस यहाँ का F2 0.6 इंटू, ये तो 4G क्लियर है। और भी कुछ छूटा, एक तो गड़बड़ कर दिया, टी नहीं लिखा, टी भी तो लग रहा है ना इस पे, F1 प्लस F2 प्लस टी। क्लियर। अब टी तो मालूम नहीं है, गौरी यही रहा, बताओ टी के लिए क्या करें। गौरी बताओ टी के लिए क्या करें, टी निकालने के लिए। जब तक टी नहीं आएगा तब तक एफ का वैल्यू नहीं आएगा। चलो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर M2 का एफबीडी ड्रॉ कर दो। M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है T और इधर लग रहा है F2। जस्ट अबाउट टू स्लिप है, नेट फोर्स 0, T is equal to F2, that is equal to 0.6 into 4G। सो ये इक्वेशन हो गया 2 फ्रॉम 1 and 2। सारे बच्चों को क्लियर है, कैपिटल F कम्स आउट एज F1 प्लस F2 प्लस T का वैल्यू भी F2 पुट कर दिया, F1 प्लस 2 F2 हो गया।
F1 का वैल्यू हो गया 45 प्लस 2 इंटू 24, सही लिखा है क्या? तो अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ एच वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल में, तुम लोग जाके देख लेना भी और अभी भी देखो। बच्चों सवाल ये है कि ये कैपिटल एम का ब्लॉक है, यहाँ का फ्रिक्शन 0, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे म्यू है कुछ, और अगर छोड़ दिया तो तुम्हें पता है कि ये नीचे आएगा, ये आगे जाएगा, इनफैक्ट पूछा जाए तो ये भी पीछे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि हम इस पे कितना फोर्स लगाएं, what should be F so that blocks will remain, blocks A and B will remain at rest with the block capital M. Let's block capital M को C कर दिया. So what should be minimum F on block C in horizontal direction so that blocks A and B remain at rest with respect to capital M. अब बताओ कि ये नहीं करा कि ए का एक्सेलेरेशन 0 है, करा ए का एक्सेलेरेशन कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में 0 है. सो व्हाट कंक्लूजन यू पीपल कैन ड्रॉ कि ये तीनों ब्लॉक साथ साथ कॉमन एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होगा, isn't it? सही बोल रहा हूं ना प्रिया पाटिल? यस सर। तो ये कॉमन एक्सेलेरेशन होगा कितना? ये कॉमन एक्सेलेरेशन एक कितना होगा? तो कहोगे सर इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है? F. और ये तीन ब्लॉक का सिस्टम ले लो, तीनों का एक्सेलेरेशन सेम है, कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इंटू A. तो कहोगे सर आपने F निकालने के लिए कहा और A के टर्म में आ गया, बट A होगा क्या? है ना? तो ये इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी बट सफिशिएंट नहीं, हमें और आगे देखना पड़ेगा. अब क्या करें? कंडीशन क्या है? ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहे हैं. अब अगर मैं पूछूं कि इसका मूवमेंट का टेंडेंसी किधर था, इसका नीचे था, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स बी ब्लॉक पे ऊपर लगेगा F1. इसका बच्चों था आगे जाने का टेंडेंसी, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे F2. Since we are solving for minimum, that's why F1 F2 हम लगाएंगे मैक्सिमम, जस्ट रोक के रखने के लिए कैपेबल है.
सो हम बात करते हैं ब्लॉक ए के लिए। ब्लॉक ए का एफबीडी क्या लिखूंगा, टेंशन टी, इस पे टेंशन टी इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, और इसका एक्सेशन है आगे, कितना है, जितना इस ब्लॉक का उतना इस ब्लॉक का। तुम कहोगे सर मैं अगर कैपिटल एम सी के रेस्पेक्ट में बैठ के देखूं तो इसमें एक्सेशन दिखेगा 0, बट हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं या तो ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करूं तो कहूंगा एक्सेशन ए है, या सी के फ्रेम से डिस्कस करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। तो एफबीडी ऑफ ए इन ब्लॉक सी फ्रेम, उस केस में मैं एफबीडी ड्रॉ कर देता हूं, और सूडो फोर्स का भी लगा लेते हैं कॉन्सेप्ट। एम ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन इधर, एक फोर्स लग रहा है कौन सा, F2 इधर, और इधर लग रहा है सूडो फोर्स M इंटू ए का। सही लिखा क्या? और इसके रिस्पेक्ट में एक्सेशन क्या है, A रिलेटिव 0 है। सो ए ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा बच्चों, T इज इक्वल टू F2 प्लस MA, और F2 हो जाएगा म्यू N, N कितना हो जाएगा इस केस में म्यू mg। सबको समझ में आ रहा है तो लिख लो इसको। सो देवकी को डाउट आया कि सर यहाँ पे ना 2m कहां से लिख लिए, तो ये कैपिटल M, ये एक M और ये M, टोटल मास इतना। ओके, ये चूंकि थोड़ा टफ सवाल है इसलिए मैं स्लोली समझा रहा हूं इसको। इसका एबिलिटी हमने ड्रॉ कर लिया किसके फ्रेम में, M के फ्रेम में। तो एक्सेशन मुझे क्या दिखा, रिलेटिव 0, नेट फोर्स क्या दिखेगा 0, T इधर, सूडो फोर्स इधर, F2 इधर। F2 का वैल्यू कितना है म्यू mg इस केस में। फॉर ब्लॉक बी, इन कैपिटल M फ्रेम, इसका एबिलिटी ड्रॉ करें क्या, कौन कौन सा फोर्सेज है, T ऊपर, mg नीचे, इस पे ये n भी तो लगाएगा, ये n आगे, और अगर कैपिटल M के फ्रेम में डिस्कस कर रहे हैं तो एक सूडो फोर्स लगेगा इधर, कितना, स्मॉल m इंटू ए का। एक फोर्स छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, दिया परदेसी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, किधर लगेगा, ऊपर, ऊपर, क्योंकि इसका टेंडेंसी है नीचे जाने का। अब हम लोग लिखते हैं, पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए, तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू ma। वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए T ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, दैट इज इक्वल टू mg। फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखेंगे, म्यू इंटू n, सो T प्लस म्यू इंटू ma, दैट इज इक्वल टू mg, है ना। लेट्स, दिस इज इक्वेशन 2, और इसको लिखा था इक्वेशन 1। 1 और 2 से फाइनली a निकाल लो, a निकल जाएगा तो a का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, f आ जाएगा।
तो इतना लिख लो और देखो कहीं नहीं समझ में आए तो बताना। तो मैंने तुम्हें आज होमवर्क दिया कि ये सवाल हमने समझा तो दिया, बट आज ही HC वर्मा सबके पास होगा, ये फिर से सवाल देखना। और उसमें क्या देखोगे, उसमें ये पूछा है फाइंड मिनिमम एफ, अभी हमने निकाला था फाइंड मिनिमम एफ कि ये ब्लॉक्स मूव ना करें। फिर उसी में कहा कि फाइंड मैक्सिमम एफ कि ब्लॉक्स मूव ना करें, मैक्सिमम एफ कि ब्लॉक्स मूव ना करें। तो ये कैसे निकालेंगे, उसमें सॉल्व किया हुआ। अगर वैल्यू इसका बढ़ाते जाओगे बच्चों, बहुत ज्यादा करोगे वैल्यू, तो अगर मैं कैपिटल एम के फ्रेम में स्टडी कर रहा हूं इस पे, तो देखो जो इधर हमने सूडो फोर्स लगाया एम ए का, तो ये एम ए का वैल्यू जो होगा ना वो बढ़ने लगेगा जैसे जैसे हम एफ बढ़ा रहे हैं, और ये बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर नहीं लग करके धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है। एक समय क्या होगा कि जो एमए है वो टेंशन को बैलेंस कर लेगा। अगर टेंशन को बैलेंस कर लिया एमए, तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, 0। तुमने कहा सर इसका फोर्स और बढ़ा, इसका एक्सेशन और बढ़ा दिया, सो दिस विल और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब इंक्रीज हो गया तो टेंशन से ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी किधर स्लिप करने का होगा, इसके रेस्पेक्ट में आगे। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना शुरू होगा, इधर। ये वैल्यू और बढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा, और जस्ट अबाउट टू जब स्लिप होगा तो ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा। तो जब एफ मैक्सिमम निकालना होगा बच्चों, तो इसका टेंडेंसी होगा इधर स्लिप करने का इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका होगा ऊपर, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे नीचे, और इस पे इधर, और मैक्सिमम लगाएंगे तो ये मैक्सिमम होगा। क्या ये जो एक्सप्लेनेशन बताया वो समझ में आया क्या, किसी को समझ में आया, एनीवन? वैभव, मैंने फास्ट बोल दिया क्या? फिर से बताओ ना। फिर से बताऊं, ठीक है सर रिपीट करो ना एक बार। ठीक है, और रिपीट कर देता हूं, मैंने लगता है फास्ट बोल दिया। बच्चों मैं इतना एफ लगा रहा हूं कि अभी क्या है, ये तीनों साथ साथ मूव कर रहा है, एक्सेशन कॉमन ए है। अब सुनो, हम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में इसको स्टडी कर रहे थे, कहते कि स्लाइड नहीं कर रहा, तो इस ब्लॉक पे फोर्सेस क्या क्या लिखा, टी लिखा इधर, और इसके रेस्पेक्ट में एम ए लिखा। सुनना, ये सूडो फोर्स लगा है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पड़ गया। अगर ये एक्सेलेरेशन कम है तो ये वैल्यू कम, और ये ज्यादा होगा तो ये किधर स्लाइड करना चाहेगा, आगे। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कहेगा रुको मैं हूं, तो ये फ्रिक्शन इधर लग करके इसको रेस्ट में रखेगा। ये पूछेगा यार कि मैं कितना कम हो सकता हूं, फ्रिक्शन से पूछेगा कि कितना कम हो सकता हूं कि तुम मूव नहीं करने दोगे ब्लॉक को। ये कितना, उस केस में क्या करेगा, मैक्सिमम लगेगा।
तो जब हम मिनिमम ए की बात कर रहे थे, मतलब मिनिमम एफ की बात कर रहे थे, तो ये फ्रिक्शन हमने कितना लगाया, मैक्सिमम लगाया। इनफैक्ट इस पे भी वही बात थी। तो इसके लिए एक एफ मिनिमम का वैल्यू आ गया जो हमने सॉल्व कर लिया, जो पूरा सॉल्व किया था एफ मिनिमम। अब किसी ने क्या करेगा कि नहीं, जो वैल्यू आया था, सपोज एफ मिनिमम आया 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। लेकिन अब किसी ने लगा दिया 60 न्यूटन का फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ए विल इंक्रीज। ए जब इंक्रीज होगा तो ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा, तो क्या फ्रिक्शन अभी भी उतना ही लगेगा या फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा? कहोगे सर फ्रिक्शन चेंज होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, अपने आप को एडजस्ट करता है, जितना जरूरत है उतना ही लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। इस एफ का वैल्यू और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते एक समय ये एम ए का वैल्यू टी के बराबर हो गया। उस केस में क्या आएगा, फ्रिक्शन मेरी जरूरत ही नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा। बट तुमने एफ का वैल्यू और बढ़ा दिया, तो ये इसका वैल्यू और बढ़ गया, अब टी से ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये इधर स्लाइड करना चाहेगा इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं। तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन तो कहेगा यार हम स्लिपिंग नहीं होने देंगे, तो पहले इसको सपोर्ट कर रहा था, अब टेंशन को सपोर्ट में आ जाएगा, ये वैल्यू और बढ़ेगा और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। मैंने पूछा एफ का मैक्सिमम क्या वैल्यू हो कि ब्लॉक स्लाइड ना करे। सो फॉर दैट इस एफ का वैल्यू मैक्सिमम लगा दोगे, तब इक्वेशन हम लिखेंगे मैक्सिमम के लिए कि एम ए इस ब्लॉक पे इधर, और इस तरफ जो लग रहा है, इस तरफ टी लग रहा है, इधर मैक्सिमम एफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू एम ए। एम आई राइट बच्चों? एक सवाल है जो बहुत ही अच्छा सवाल है, एच.सी. वर्मा का लास्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज का, आई थिंक शायद 31 नंबर है। हालांकि ये जेई एडवांस लेवल का है, बट तुम लोग भी थोड़ा हाई लेवल का प्रिपेयर करो, कुछ सवाल तो करो। अब सवाल ये है कि ये 2 ब्लॉक रखा हुआ है, इसका लेंथ L है लोअर ब्लॉक का, और ये मास M जो कि स्मॉल इन साइज है, मतलब इसका डायमेंशन नेगलेक्ट करेंगे, और दोनों का वेलोसिटी v नॉट दिया इनिशियली। दोनों को v नॉट वेलोसिटी दिया, बट यहां भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इसके बीच में कुछ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाय 2। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये v नॉट से ही मूव करते रहेगा क्या, या इसके वेलोसिटीज कम होंगे? तुम कहोगे सर सर्टेनली कम होगा, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन इधर लगेगा F1। अभी दोनों का वेलोसिटी कम इक्वल है, तो रिलेटिव स्लिपिंग तो अभी नहीं होगा, जस्ट स्टार्टिंग में, लेकिन ये रिटार्ड करेगा, और जैसे इसका वेलोसिटी कम होना चाहेगा, ये कहेगा कि नहीं मेरा भी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी वही v नॉट रहना चाहेगा, जबकि इसका वेलोसिटी कम होगा, तो इस पे भी फ्रिक्शन लगेगा,
तो कैन यू गेस कि स्मॉल एम पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? स्मॉल एम पे फ्रिक्शन फोर्स इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? लेफ्ट। स्मॉल एम पे एनीवन? सो अभी अभी सिखाया बच्चों कि जब भी फ्रिक्शन देखना है डायरेक्शन फ्रिक्शन का तो उसको स्मूथ मान लो। हालांकि यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है बट मान लिया कि स्मूथ है। तो जब ये स्मूथ रहेगा तो ये तो इसका वेलोसिटी कम होगा लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जाएगा? आगे। इसलिए इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा, F2, isn't it? और जब इस पे पीछे लगेगा तो इस पे F2 किधर लगेगा? आगे लगेगा, F2। मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जाएगा, स्लाइडिंग होगा, रिलेटिव स्लिपिंग होगा, और हो सकता है कि आगे जाते 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 यहां से नीचे चला जाए। मुझे ये निकालना है कि अगर ये डिस्टेंस L है तो कितने टाइम में ये इसको छोड़ देगा, सरफेस यहां से गिरेगा दूसरे एंड से। अच्छा सा सवाल है ना? इतना तो समझ में आया कि ये इधर पीछे नहीं गिरेगा, ये इसके रेस्पेक्ट में आगे जाएगा तो आगे से नीचे गिरेगा। एक काम करते हैं, हमने एफबीडी ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ एफबीडी ऑफ अ स्मॉल एम फर्स्ट। एक बार और ड्रॉ कर लेता हूं। फोर्सेज कौन सा है? F2। और कोई फोर्स है क्या? mg नीचे, n ऊपर। What is the acceleration of a small m with respect to ground? चूंकि ये डायरेक्शंस को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शंस को। ओके, बहुत ही सिंपल सर। F2 पीछे है तो माइनस म्यू बाई 2 स्मॉल mg n हो जाएगा और डिवाइड बाय m तो हो जाएगा माइनस म्यू g बाई 2। किसी को दिक्कत तो बताना। मैं पूछूं कि बताओ बच्चों एक्सेशन ऑफ कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू जी क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है सर। इस पे एक फोर्स पीछे लग रहा है, इधर ये डायरेक्शंस को निगेटिव ले रहा हूं, माइनस म्यू, और तुम लोग तो सब अब कंफर्टेबल हो कि ये यहां का एन जो हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, और F2 आगे लग रहा है तो प्लस म्यू स्मॉल एम, म्यू नहीं म्यू बाई 2 स्मॉल एम इंटू जी, और इसका मास है m तो ये लिख लिया m। इसका एक्सेशन निकाल लिया, इसका एक्सेशन निकाल लिया। तो इससे क्या क्या करें आगे, मैं समझाता हूं। हमें निकालना ये था कि इसके रेस्पेक्ट में ये L डिस्टेंस कितने देर में चलेगा। मतलब ये जो चल रहा वो इसके रेस्पेक्ट में चला, इसका मोशंस जो है हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इसका कैपिटल M के रेस्पेक्ट में है, सो इसके मोशंस को हम चाहेंगे कैपिटल
एम के रेस्पेक्ट में स्टडी करना। क्या चाहेंगे बच्चों? कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्टडी करना। बट एक्सेशन हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी? एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। कहोगे सर ये तो आता है मुझे, एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्मॉल एम माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल एम। एक्सेलेरेशन ऑफ अ स्मॉल एम पुट कर लोगे कितना? माइनस म्यू जी बाई 2 माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल एम, ये वाला वैल्यू, माइनस म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई कैपिटल एम प्लस म्यू बाई 2 एम जी बाई कैपिटल एम। इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट और देखो कितना आ रहा है। तुम देखोगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये वैल्यू इसको सॉल्व करो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन इधर है। कहोगे सर एक्सेलेरेशन निकाल लिया, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम? कहोगे सर ये होगा 0। ये हो जाएगा 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन तुम्हें निकल गया। एल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा? तो एल इजकल टू हाफ ए स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू टी स्क्वायर। काइनेमेटिक्स से, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो देखो ये रिलेटिव मोशंस का कॉन्सेप्ट भी है, फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन। तो 3 क्या 4 स्टार मार्क कर लो, लेकिन इसको जरूर सॉल्व कर लो बच्चों। थोड़ा सा थ्योरी, 10 मिनट है, 10 मिनट और पढ़ाएंगे। थोड़ा सा थ्योरी कि फ्रिक्शंस में हमने कुछ कुछ चीजें बताई थी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है काइनेटिक, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है स्टैटिक। और जब फ्रिक्शंस में पढ़ा रहा था तो एफ के लिखा था म्यू के इंटू एन। अब मैं बताऊं कि फ्रिक्शन फोर्स इस पे डिपेंड करता है क्या कि ब्लॉक को हमने ऐसे रखा है और कितना एरिया सरफेस से कांटेक्ट में है। अगर इसी ब्लॉक को हम ऐसे नहीं रख करके ऐसे रख देते, इसी ब्लॉक को ऐसे रख कर दिया और अगर स्लाइड कर रहा है तो क्या एफ के कितना होगा? क्या कुछ अलग होगा? सरफेस फिनिश एक ही है। मतलब मैंने पूरे थ्योरी में ये बताया ही नहीं कि ये कांटेक्ट में जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं। तुम लोग गेस करो, डिपेंड करता है कि नहीं? इसको ऐसे रखूं या इसको ऐसे रखूं? प्रिया पाटिल ने बताई सेम होगा। अच्छा, इसको अगर मैंने ऐसे रखा सरफेस पे ऐसे, तो इसका कितना एरिया कांटेक्ट में? ये वाला एरिया कहेंगे।
अगर ऐसे रखा तो कितना एरिया कांटेक्ट में, ये थोड़ा कम है, ये वाला एरिया होगा। लिखो फ्रिक्शन फोर्स does not depend upon, अब मैं समझाता हूं, इसको लिखता हूं apparent area of contact। और सर ये एक नया टर्म क्या लिख दिया आपने, सिर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट की जगह पे एपरेंट वर्ड क्यों जोड़ दिया? अब मैं समझाता हूं, क्या जो सरफेस में कह रहा हूं, कोई सरफेस है क्या इतना स्मूथ सरफेस है कि एकदम फ्लैट? अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें माइक्रोस्कोप से तो क्या एकदम फ्लैट दिखेगा या थोड़ा ऐसे जिगजैग इस टाइप का दिखेगा? एक्चुअली ऐसा है, जो ऊपर का भी है वो ऐसा है। So if you look at micro level, you will find that कि अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है तो दे आर इन कांटेक्ट एट वेरी फ्यू पॉइंट्स। सो हम मैक्रो लेवल पे तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इतने एरिया ऑफ कांटेक्ट पे है, बट एक्चुअली ये बहुत ही कम पॉइंट पे कांटेक्ट में है। तो अगर हम कहेंगे कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट it's much less than apparent area of contact। am I right बच्चों? यस, आयुष यादव ने कहा कि हाँ सर सही है कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा बहुत ही कम होगा अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर किसी ने क्या किया, ये ब्लॉक M है, इस पे एक और ब्लॉक रख दिया मास M1 का, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, अगर इस पे एक और ब्लॉक रख दिया तो मैं पूछूं क्या अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हुआ क्या अगर एक मास और रखने से? कहोगे नहीं सर, अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट तो यही है, लेकिन क्या एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हुआ क्या? अगर बच्चों इसको हमने थोड़ा पुश किया ऊपर से, इसके ऊपर तुम चढ़ के बैठ गए तो जो पॉइंट पहले टच में नहीं था वो थोड़ा सा नीचे हो करके टच में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर नॉर्मल रिएक्शंस हमने बढ़ाया तो दे विल कम एट मोर पॉइंट इन कांटेक्ट, मतलब एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। अब अगर मैं पूछूं कि अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को रखने के बाद फ्रिक्शन फोर्स अलग होगा। क्यों हो रहा है अलग? क्योंकि नॉर्मल एक्शन लगाया, नॉर्मल एक्शन बढ़ गया, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो मैं बात करूं कि क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा? तुम कहोगे यस सर, फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, बट अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स does depend
on actual area of contact। आई होप कि बच्चों ये समझ में आ गया होगा थ्योरी। बच्चों ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं और एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, फिर क्लास आज का छोड़ दूंगा। कहोगे सर जो फ्रिक्शन है उसका थोड़ा माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करो कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है, व्हाई देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है या टेंडेंसी है रिलेटिव स्लिपिंग का, है ना। तो देखो समझाता हूं मैं बच्चों। ये सरफेस कुछ ऐसा है, रफ सरफेस है, थोड़ा बड़ा ही रफ बनाया, और एक दूसरा है ऐसा है। अब देखो ये अगर रफ सरफेस है तो देखो इसका कुछ पार्ट जो है वो नीचे है, इसको बोलते देखो यहाँ पे ना ये लॉकिंग टाइप का हो गया, इसको अगर स्लाइड करना चाहेंगे तो ये आगे नहीं जाने देना चाहेगा, इसका मटेरियल इसके अंदर आ गया। इस टाइप का जब रफनेस होगा ना तो देखो ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाओगे तो जितना ज्यादा रफनेस होगा देयर विल बी मोर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरलॉकिंग। तो आई होप कि ये समझ में आ गया हो, इंटरलॉकिंग। और बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग अगर ये स्लाइड करता है तो ये मटेरियल थोड़ा वियर एंड टियर होता है, घिस जाता है मटेरियल। इसको आगे स्लाइड करना है तो ये मटेरियल थोड़ा टूटेगा, थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसलिए तुम बार बार ऐसे करते हो तो धीरे 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 क्या होता है, वो स्मूथ होते जाता है, वियर एंड टियर होता है, घिस जाता है। तो जितना ज्यादा रफ रहेगा बच्चों इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा होगा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। क्या एक ही रीजन है क्या? नहीं, एक और रीजन है। सेकेंड इज कि बच्चों जिस पॉइंट पे एक्चुअली कांटेक्ट में है माइक्रो लेवल पे, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक है तो वहां पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, वो बॉन्ड बना लेता है दोनों एटम। सो दूसरा कॉन्सेप्ट इज बॉन्डिंग एट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बॉन्डिंग एट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे बॉन्डिंग बना लिया तो क्या होगा, तो अगर मैं स्लाइड करूंगा बच्चों तो वो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। वो नहीं चाहेगा कि बॉन्ड ब्रेक हो, इसलिए हमें दिखता है कि ये फ्रिक्शन अपोज करता है। अब मैं बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि इंटरलॉकिंग अगर बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स, रफनेस बढ़ाओगे इंटरलॉकिंग बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। सिमिलरली एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा होगा तो भी फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना। तो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस केस में ज्यादा होगा, जिस केस में सरफेस बहुत रफ है उस केस में, या जिस केस में सरफेस बहुत स्मूथ है उस केस में एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा कब होगा? एक्चुअली अगर बहुत स्मूथ है तो जब कट टच करोगे तो बहुत सारे पॉइंट पे कांटेक्ट में आएगा। इसलिए बच्चों ऐसा एक सवाल हो सकता है कि अगर हम स्मूथनेस बढ़ाते जाए सरफेस को तो जनरली शुरुआत में फ्रिक्शन कम होगा बिकॉज इंटरलॉकिंग घटेगा, लेकिन बहुत कम करते 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 क्या होता है कि बहुत ज्यादा पॉइंट पे टच करेगा तो ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा। और अगर दो बहुत स्मूथ सरफेस को टच में करा दिया एंड देन यू वांट टू स्लाइड, इट विल बी टफ टू स्लाइड, है ना।
अगर 2 आयरन का ब्लॉक लो, बहुत स्मूथ कर दो, एक के ऊपर दूसरा रख दो और फिर स्लाइड करना चाहोगे, स्लाइड नहीं होगा। इसी को बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आयरन आयरन मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड बना लेता है। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से मॉलिक्यूल से, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये 2 फैक्टर है बच्चों। तो आज का क्लास मैं यही फिनिश करता हूं।